अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का, जिसका नाम है वेव्स। और उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है पीरियोडिक वेव्स को। और इस पीरियोडिक वेव में आज हम इसके कंक्लूडिंग लेक्चर की तरफ चलेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स क्या होती हैं। और फिर कुछ हम MCQs को भी डिस्कस करेंगे जो इससे एसोसिएटेड हैं, जिसमें हम लोगों ने पीरियोडिक वेव्स को इन डिटेल डिस्कस करना है। तो चलें स्टूडेंट्स, लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं पीरियोडिक वेव्स को, और पीरियोडिक वेव हम लोगों ने डिफ़ाइन की और इसकी एक टाइप को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम इसकी दूसरी टाइप की तरफ जाने लगे हैं और देखेंगे कि दूसरी टाइप क्या होती है। एक दफ़ा पीरियोडिक वेव की डेफिनेशन देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा था कि अ वेव विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कंटिन्यूस एंड रिदमिक डिस्टर्बेंस, कि एक ऐसी वेव जो कंटिन्यूस होती है और रिदमिक डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है, हम इस तरह की वेव को पीरियोडिक वेव कहते थे। और इस पीरियोडिक वेव की दो टाइप्स हम लोगों ने सीखी थी। पहली टाइप थी ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव। ट्रांसवर्स वेव हमें पता है कि एक ऐसी वेव होती है जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स और प्रोपोगेशन ऑफ वेव परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे से। अब स्टूडेंट्स, जो दूसरी टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये है लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव। लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव स्टूडेंट्स क्या होती है, ये आज हम लोगों ने एड्रेस करना है और सीखना है। तो हमें लॉन्गिट्यूडनल वेव का तो पता है, हमें पता है कि इस तरह की वेव होती है जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स और जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव है ये दोनों पैरेलल होते हैं। ये एक ही डायरेक्शन में या एंटी पैरेलल डायरेक्शन के अंदर ये मूव करते हैं और हमारी वेव आगे की तरफ प्रोपोगेट करती है और उसके पैरेलल हमारे मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट करते रहते हैं। तो ये तो थी लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव होगी तो वो कैसी वेव होगी? तो स्टूडेंट्स, वो एक ऐसी वेव होगी जो लॉन्गिट्यूडनल होने के साथ साथ कंटिन्यूस भी होगी, यानी वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। पहले जो हम लोगों ने एग्जांपल्स देखी थी उनमें हम लोगों ने इसकी एक सिंगल पल्स जो थी उसको डिस्कस किया था। अब इसको कंटिन्यूस फॉर्म में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल जो है उसे डिस्कस करते हैं और फिर देखेंगे कि कितना ज़रूरी है इसको ट्रांसवर्स वेव से अलग करके सीखना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा, हम देखते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है। ये जो हमें लूज़ स्प्रिंग नज़र आ रहा है, इस लूज़ स्प्रिंग को हम लोगों ने यहाँ पे अटैच किया हुआ है एक रिजिड सपोर्ट के साथ। और इस रिजिड सपोर्ट में ये जो स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रही हैं ये रोप्स हैं या स्ट्रिंग्स हैं। ये स्ट्रिंग्स हम लोगों ने स्प्रिंग के साथ बांधी और इक्वल लेंथ की इन स्ट्रिंग्स के साथ इस स्प्रिंग को हम लोगों ने यहाँ पे हैंग कर दिया। ये स्प्रिंग इस वक्त आपको हैंग्ड पोजीशन में नज़र आ रहा है और ये जो स्ट्रिंग्स आपको नज़र आ रही हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को, कि जो हमारे पास ये वर्टिकल लाइंस हैं, ये वर्टिकल लाइंस बेसिकली रस्सियां हैं, स्ट्रिंग्स हैं, रोप्स हैं जिनके साथ हमने स्प्रिंग को बांधा हुआ है उस वक़्त जब स्प्रिंग हमारे मेन पोजीशन पे मौजूद है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इस तरह से करें कि हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने के बाद इस पे हम लोग वेव्स जनरेट करवाएं जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हों, तो किस तरह से वो वेव्स जनरेट करा सकते हैं? स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अगर हम इस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरह से फोर्स लगाएं तो इस फोर्स के लगाने से क्या होगा स्टूडेंट्स? हमारा स्प्रिंग जो है इसके अंदर एक पल्स क्रिएट होगी जो दूसरी डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। लेकिन इसके साथ साथ ही अगर हम उस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में भी एक फ़ोर्स लगा देते हैं, यानी हम एक फ़ोर्स इस तरह से लगाते हैं जो इसे फॉरवर्ड और बैक इन डायरेक्शन में कंटिन्यूसली ऑसिलेट करवाती है। तो जब ये ऑसिलेट होगा इस तरह से तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो स्प्रिंग है इसकी ऑसिलेशन में वेव प्रोड्यूस होगी और वो वेव इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देगी। अब स्टूडेंट्स, उस वेव को हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, और उस वेव की जो रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट्स, वो रिप्रेजेंटेशन हमें नज़र आएगी
इन स्ट्रिंग्स की मूवमेंट के साथ। अब स्टूडेंट्स अगर देखिए हम एक स्ट्रिंग को आगे और पीछे स्प्रिंग को आगे और पीछे मूव करवाते हैं तो एक वेव प्रोड्यूस होती है, और वो वेव क्या होगा कि स्प्रिंग के कुछ पार्ट्स को एक दूसरे के करीब ले आएगी। जब वो पार्ट्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि स्प्रिंग में कंप्रेशन क्रिएट हो गई है, क्योंकि स्प्रिंग के जो हिस्से हैं वो एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। और जब हम उसे पीछे की तरफ लेके आएंगे तो हमारे स्प्रिंग के हिस्सों के दरमियान फासला बढ़ जाएगा, तो हम कहेंगे वहाँ पे रेयरफेक्शन क्रिएट हो गई है, वहाँ पे एक्सपेंशन क्रिएट हो गई है, वो हिस्से एक दूसरे से दूर आ गए। अब स्टूडेंट्स वो जब हिस्से मूव करेंगे तो उनकी मूवमेंट के साथ साथ ही हमारी जो स्ट्रिंग्स यहाँ पे अटैच्ड हैं स्प्रिंग के साथ, ये स्ट्रिंग्स भी मूव करना शुरू कर देंगी, और उनकी मूवमेंट को नीचे ये फिगर में हम लोगों ने इलेबोरेट किया हुआ है, देखा हुआ है, बनाया हुआ है। इस तरह से इस पे फोर्स लग रही है और उस फोर्स की वजह से स्ट्रिंग्स जा रही हैं। अब स्ट्रिंग्स इमेजिन करें कि जब हमने पुश किया आगे की तरफ, स्प्रिंग जाएगा आगे। जब स्प्रिंग आगे जाएगा तो उसकी जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग भी मूव करते हुए आगे की तरफ चली जाएगी। अब ये काम हमने क्यों किया? हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा होता है। तो हम देखेंगे कि जो स्ट्रिंग है, अगर ये स्ट्रिंग अपनी मीन पोजीशन पे मौजूद हो, जैसे कि हमें ऊपर वाली फिगर में नज़र आ रही है, तो मीन पोजीशन पे होने का मतलब ये है कि इस वक्त हमारे स्प्रिंग ने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया हुआ, और स्प्रिंग के इस हिस्से ने जिस हिस्से के साथ ये स्ट्रिंग अटैच है वहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हमारा स्प्रिंग आगे की तरफ मूव करेगा तो जाहिर सी बात है वो स्ट्रिंग भी उसके साथ आगे की तरफ चली जाएगी, जैसे कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसको देखते हैं तो यहाँ पे ये जो हमने वर्टिकल लाइन अभी यहाँ पे देखी और ये जो एक और वर्टिकल लाइन हमें नज़र आ रही है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स, ये हमारे स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, स्प्रिंग के इस पार्ट की डिस्प्लेसमेंट को। क्योंकि अगर ये मेन पोजीशन पे होता तो स्ट्रिंग बिल्कुल वर्टिकली उसी जगह पे होती, लेकिन अब ये स्ट्रिंग क्योंकि वर्टिकल नहीं है बल्कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुकी है, जिसे हम एक्स का या कोई भी नाम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस स्प्रिंग को अगर देखेंगे तो डिफरेंट जगहों पे हमें इसका डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट नज़र आ रहा होगा। हम देखते हैं कि हमारी कुछ वेव्स हैं जो आगे और पीछे डिफरेंट जगहों पे मौजूद हैं। किसी भी वेव को अगर हम किसी भी पॉइंट पे देखना चाहें, किसी भी स्ट्रिंग को अगर हम देखना चाहें, तो वर्टिकल स्ट्रिंग की पोजीशन ले लें और फिर उस स्ट्रिंग के साथ जो इसका फासला नज़र आ रहा है वो हमें उसकी डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता रहा होगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसको बिल्कुल उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं जो कि हमारी एक वेव बनी थी इन केस ऑफ ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव। ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव में स्टूडेंट्स क्या होता था हमारे पास? ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव में हम बड़ी आसानी से इस वेव को एक्सप्लेन कर लेते थे कि जो अपर पार्ट है मीन पोजीशन से हम उसे क्रस्ट कह लेते थे, जो लोअर पार्ट है मीन पोजीशन से हम उसे ट्रफ का नाम दे लेते थे, और फिर इन्हीं क्रस्ट और ट्रफ के साथ हम लोगों ने एम्पलीट्यूड को भी डिफ़ाइन किया, टाइम पीरियड को भी, वेवलेंथ को भी, स्पीड ऑफ वेव को, सारी चीज़ों को डिफ़ाइन किया। लेकिन इस केस में इसे समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग में कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस नज़र आ रहे हैं और वेव इस फॉर्म में आगे की तरफ जा रही है। तो स्टूडेंट्स हम लोग करने क्या जा रहे हैं? हम करने ये जा रहे हैं कि इन कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस को हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक ऐसी फिज़िकल फॉर्म के अंदर जो हमारे लिए कैलकुलेशंस को आसान कर दे। वो किस तरह से? अब स्टूडेंट्स इमेजिन करिएगा, ये बिल्कुल आखिरी स्ट्रिंग जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, अगर हम इस स्ट्रिंग की बात करें और मैं आपसे पूछूं कि इस स्ट्रिंग ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो हम लोग देखते हैं कि स्ट्रिंग बिल्कुल अभी भी वर्टिकल पोजीशन के ऊपर मौजूद है। अब वर्टिकल होने का मतलब ये है कि स्प्रिंग का ये हिस्सा ना तो आगे गया है और ना ही ये स्प्रिंग का हिस्सा
पीछे गया है, तो इसका मतलब है स्प्रिंग के इस पार्ट ने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं की हुई। तो अगर डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं की तो हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं कि इस पोजीशन पे इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट हमें नज़र आ रही है कि ज़ीरो है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी तो हम यहाँ पे वेव बनाते हैं और वो वेव हमें ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट शो कर रही होती है। तो स्टूडेंट्स अगर हम आगे चलते जाते हैं तो हम देखते जाते हैं कि जो हमें स्ट्रिंग्स नज़र आ रही हैं वो वर्टिकल पोजीशन से कुछ फासला कवर कर चुकी हैं। तो वर्टिकल पोजीशन से उनका कवर किया हुआ फासला जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो जैसे जैसे हम आगे चलते जाते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता जाता है। और अगर स्टूडेंट्स हम इस वाली स्ट्रिंग को देखते हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो बहुत ज़्यादा हो गया होता है। तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं बिल्कुल इसी तरह से। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट करते चले जाएं उसकी पोजीशन के रिस्पेक्ट से, तो हमें नज़र आता जाएगा कि जहाँ पे हमारे स्प्रिंग्स कंप्रेस हो रहा है या स्प्रिंग जो है उसके अंदर डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, एक्सटेंशन आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इस स्ट्रिंग्स के फासले के हिसाब से उनकी डिस्प्लेसमेंट को मैच कर सकते हैं। और फिर जब हम उनका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ बिल्कुल इस फॉर्म में प्लॉट हो जाता है, यानी वो भी एक ऐसी कर्व हमें दे देती है जिस तरह की कर्व हम लोगों ने ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव की फॉर्म में देखी थी। तो ये दोनों कर्व्स एक दूसरे की रिप्रेजेंटेशन हो जाती हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स हमें पता क्या चला? हमें पता ये चला कि अगर हमारे पास ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव हो या लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव हो, इन दोनों केसेस में हमारे पास ये जो साइन कर्व की एक शेप नज़र आ रही थी, ये साइन कर्व की शेप उन दोनों के डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और जो टर्मिनोलॉजीज़ हम लोगों ने यूज़ की थी फॉर ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव, हम इन टर्मिनोलॉजीज़ का ही सहारा लेते हुए हम इस वेव को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, इस वेव को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज़ यहाँ पे कंसिडर करनी है हम लोगों ने कि बाज़ जगह पे स्टूडेंट्स इसको मिस इंटरप्रेट ऐसे कर जाते हैं कि किसी क्रस्ट को किसी वेवलेंथ की कंप्रेशन के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, किसी ट्रफ को वेवलेंथ की रेयरफेक्शन के साथ कंपेयर कर देते हैं। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। हम अगर देखते हैं तो जहाँ से हमारी कोई कंप्रेशन या रेयरफेक्शन स्टार्ट हो रही होती है वहाँ पे उससे पहले हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जब वो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा उस जगह पे तो इसका मतलब है कि वहाँ पे हम लोग क्रस्ट या ट्रफ नहीं लेंगे बल्कि वहाँ पे ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट शो करेंगे और हमारी जो कर्व है, हमारी जो कर्व है वो इस वक्त मेन पोजीशन के ऊपर नज़र आ रही होगी। तो स्टूडेंट्स ये जो बुक के ऊपर हमारी फ़िगर बनी हुई है, हम इस फिगर को देख के ये एनालिसिस कर सकते हैं कि जहाँ पे हमारी कंप्रेशन है और जहाँ पे हमारी रेयरफेक्शन है वहाँ पे उनके स्टार्ट के ऊपर नॉर्मली हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ रहा होता है और फिर हम इस तरह से उस कर्व को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बाकी सारी कैलकुलेशंस जो इससे रिलेटेड हैं वो बिल्कुल उसी तरह से होंगी जैसे हम ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव में करते हैं, सिर्फ हम इस एग्जाम्पल को आगे नरेट कर सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव के साथ। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने सीखा कि लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स क्या होती हैं और इनको ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स के साथ किस तरह से रिलेट करके देखा जा सकता है। और साथ ही साथ हम लोगों ने MCQs भी डिस्कस किए। उम्मीद है अब आप इन पीरियोडिक वेव्स को अच्छे से समझ चुके होंगे और MCQs ने आपके कॉन्सेप्ट्स को फर्दर ठीक कर दिया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।